ओके नाउ हम फिर से स्टार्ट करते हैं। वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से हमें फिर से ये रिकनेक्ट करना पड़ा। हम पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। जो ये साइटोप्लाज्म है, ये मैंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है उसका जो आउटर एरिया है, लिक्विड एरिया है, उस सारे एरिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इसी में जो सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडीज है यहाँ पर, और ये यहाँ पर वाइक्यूल्स है एक्स्ट्रा। और ये यहाँ पर इसका मेम्ब्रेन है। ये सब चीजें जो प्रेजेंट होती है, ये सभी चीजें जो भी मेम्ब्रेन के अंदर अंदर आती है, ये साइटोप्लाज्म में आती है, और जो लिक्विड एरिया इसका है। उसके बाद जो हमें पहला ऑर्गेनेल जो हमें पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे अभी प्लास्टिड के बारे में। अब ये प्लास्टिड है क्या? जो ये प्लास्टिड्स होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एज यू नो कि एनिमल सेल जो होती है उसमें ये प्लास्टिड्स जो है एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें तीन किस्म के ये प्लास्टिड्स होते हैं। एक तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, दूसरा इसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, तीसरा इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, या कह सकते हैं कि व्हाइट कलर का होता है, या और जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड होता है। इसका कलर कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रीन की, ग्रीन नहीं हो सकता है। बाकी सभी कलर का हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं हो सकता है। उसके बाद एक और है जो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये खाली ग्रीन होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। नाउ उसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 लेयर्स का होता है, डबल लेयर होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। और ये बना होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक लेयर है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये ग्रीन कलर है यहाँ पर, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और जो ग्रीन कलर के जो कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, उनको ग्रेनम कहते हैं। और जो इनको आपस में कनेक्ट करता है उसको थाइकोलाइड कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इसी प्लास्टिड में ना। उसके बाद यहाँ पर एक बात जो हम कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल है वो इसी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपने लिए खुराक बनाता है। ना अगर हम इसकी फंक्शंस की तरफ जाएंगे, फंक्शंस क्या है इसकी? क्लोरोप्लास्ट हेल्पोसिन, जैसे मैंने कहा अभी कि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम है ये फूड और फैट्स को स्टोर करता है। जो भी प्लांट्स में फूड होता है या फैट्स होते हैं वो सब स्टोर होती है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम करेंगे इसकी बात, क्या कहते हैं इसको, गाजर की अगर हम बात करेंगे, कैराट की अगर हम बात करेंगे, कैराट में प्रेजेंट होता है कैरोटीन। कैरोटीन जो प्रेजेंट होता है वो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे टमेटोज में प्रेजेंट होता है लिकोप्रीन। वो भी एक पिगमेंट है, वो भी इसी का है। ओके ना। उसके बाद जो अब क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये कलर देता है किसको? फ्लावर्स को। फ्लावर्स का जो कलर होता है वो होता है इसी की वजह से। ओके नाउ वी आर हैविंग अनदर वन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, पहले थोड़ा मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि इसको इन्वेंट कब किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो डिस्कवर किया गया था ये एटमैन था, ALTMAN इसका नाम था। कब किया था इसने डिस्कवर? इसको 1880 में किया था इसने इसको डिस्कवर। और जो इसकी टर्म है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, ये किसने दी थी? इसको कहते थे कार्ल बेंडा, BENDA, जिसने इस माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म को डिस्कवर किया था। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या? ये रॉड शेप्ड है, यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, और इनका भी डबल मेम्ब्रेन होता है। अब
जो ये डबल मेम्ब्रेन है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स इसमें होता है इस आउटर मेम्ब्रेन में, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसको इस तरह से फोल्ड्स बने बने हुए होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर भी। तो ये फोल्ड जो है इनर मेम्ब्रेन को होता है, और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उस पर पोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। और इसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ऑक्सोसोम्स भी होते हैं। अब जो इस माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है, चलो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसका मेन काम क्या है, इसके फंक्शंस में वो हम पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है वो क्या है, पहले ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कहां से आती है, किस तरह से आती है, ये हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, यहां पर इसमें एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको एटीपी कहते हैं। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी होता है, यानी कि इसका मतलब है इसमें एडेनोसिन है और 3 फास्फेट है। ये मान के चलो ये एडेनोसिन है और ये यहाँ पर 3 फास्फेट है, ये एक फास्फेट, ये दूसरा फास्फेट, ये तीसरा फास्फेट, और इनके दरमियान जो ये बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स है इसके दरमियान, तो ये हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होता है, एनर्जी कैसे आती है, ये जो 3 फास्फेट है इनमें क्या होता है, ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड, ये बन जाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फास्फेट डाइमिनस 2 और 2 फास्फेट, और जो तीसरा वाला है जब ये ब्रेक होता है ये बॉन्ड, तो ये वहां से एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी है वही सेल इस्तेमाल करता है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है, इसी को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एटीपीज को कहते हैं करेंसीज, एनर्जी करेंसीज कहते हैं ऑफ द सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसीज है वो एटीपीज होती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब एक और बात यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट बात है इस माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। अगर हम देखेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया को as far as this powerhouse of the cell is concerned, जो ये एनर्जी जो है इसमें जो होता है, जैसे हमने वहां पर देखा है कि प्लांट्स में क्या होता है, वहां पर हमने देखा था न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल मैंने कहा था इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल उनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि इसका जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका अपना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको अपना भी जेनेटिक मटेरियल होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया को। एक तो सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑर्गेनेल है, इसका अपना भी जेनेटिक मटेरियल होता है। और उसके बाद हमारे पास एक और सेल ऑर्गेनेल है, वो है वैक्यूल्स। नाउ वैक्यूल्स है क्या, देखो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वैक्यूल कहेंगे। वैक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे उनमें या तो थोड़े से कम, बहुत सा कम प्रेजेंट होते हैं, या तो एब्सेंट ही होते हैं, लेकिन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल जो है ये फ्लूइड से भरे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये फ्लूइड प्रेजेंट जब होता है इसमें, तो ये थोड़ा टर्जिड बन जाता है। टर्जिड मतलब क्या है, ये हमारे पास एक फुटबॉल है, जब इसमें एयर रहेगा तो इट मीन ये टर्जिड है। जब हम इसमें से एयर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी ये फुटबॉल। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये टर्जिड नहीं है, क्योंकि एयर इसमें प्रेजेंट नहीं है या वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें कुछ प्रेजेंट होगा वाटर वगैरह, तो उस वक्त जो ये फुला हुआ होगा ये स्ट्रक्चर इसका, तो उस चीज को हम कहते हैं कि ये टर्जिड है। उसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि इनमें या तो छोटे साइज का प्रेजेंट होता है या टेम्परेरी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। नाउ ये वैक्यूल्स की बात हुई। अब उसके बाद इन प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, जो सेल वैक्यूल्स है लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है इस वैक्यूल का प्लांट्स में। एनिमल्स में नहीं, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एनिमल्स में जब प्रेजेंट होता है तो इसका जो ये बड़ा भी होता है और परमानेंट होता है, और इसका जो साइज होता है
वो भी बड़ा ही होता है। और जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इसको जो आपको ग्रीन कलर का थोड़ा दिखाई दे रहा है, यही इसका फ्लूइड है, या सेल सेप भी कहते हैं इस फ्लूइड को। अब फंक्शंस क्या है वैक्यूल की? पहली बात, जैसे मैंने अभी कहा कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, मीन इसके सेल को फुलाती है, ये वैक्यूल का काम है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है? दे स्टोर सब्सटेंसेस, और इसमें बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्या क्या सब्सटेंसेस इसमें होते हैं, ये उन चीजों को स्टोर करता है ना। उसके बाद अब रहा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। जो इसकी डिस्कवरी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी थी, वो पोर्टर ने की थी। PORTER था एक साइंटिस्ट जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रफ टाइप, दूसरे होते हैं स्मूथ टाइप। यहां मैं आपको डिटेल्ड दिखाऊंगा क्या होता है। देखो, ये हमारे पास इस तरह के मान के चलो कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है, लेकिन ये दो तरह के, एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है, दूसरा है जो स्मूथ है। जो रफ होता है, इसमें यहां पर इसको प्रोटीन ऐड होते हैं जो इसको रफ बनाते हैं। ये प्रोटीन जब इसको प्रेजेंट होते हैं तो इसको ये रफ बनाते हैं इसकी बॉडी पर। लेकिन जो ये वाला होता है स्मूथ वाला, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये स्मूथ ही होता है, लेकिन ये रफ होता है। ठीक, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये रफ रफ बन जाता है। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं। नाउ उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि आपने देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER से शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER भी कहते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड। इसमें ये प्रोटीन जो मैंने अभी कहा, वो राइबोसोम्स ही होते हैं, या प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मूथ होते हैं उनमें राइबोसोम्स नहीं होते, या प्रोटीन्स प्रेजेंट अटैच्ड नहीं होते हैं। अब फंक्शंस क्या है इनकी? देखो फंक्शंस क्या है इनकी। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और फैट्स को भी ये सिंथेसाइज करता है, ये इसका काम है, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो डिऑक्सीफिकेशन में हेल्प करता है। ये चीजें याद रखनी है, यहाँ इस लेवल पर इतना ही काफी है याद रखने के लिए। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल। जो भी सेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनकी फॉर्मेशन जो होती है उसमें हेल्प करता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ एक और चीज हमारे पास है जिसको कहते हैं गोल्गी बॉडीज, या गोल्गी एपैरेटस भी इनको कहते हैं। अब ये जो गोल्गी एपैरेटस है, इनको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कैमियो गोल्गी। उसने इनको डिस्कवर किया था। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैटेड होते हैं स्ट्रक्चर्स, और इनका जो काम है वो जनरली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ठीक, गोल्गी एपैरेटस का जो काम है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। They are flat, having fluid-filled vesicles. In plant cells, it is called a dictosomus. किसको? जो फ्लूइड शेप इसमें प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं प्लांट्स में डिक्टोसोम्स। एक अलग नाम दिया गया है इनको, जिसको प्लांट्स में जिसको डिक्टोसोम्स कहते हैं। नाउ गोल्गी एपैरेटस, दे आर स्टाइलिक। चलो ये इसके बारे में तो हमने पढ़ा यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर और एक फंक्शन है, दे सीक्रेट पैकेट्स एंड डिस्पैचेस दैट cellular secretones. They also help in the formation of a cell membrane. देखो ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक कुछ ऐसे उस किस्म के कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करता है जो सेल के लिए, जो सेल की फंक्शन करने के लिए, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है। और एक काम करता है ये फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद एक और चीज है जो लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर द मेम्ब्रेन बॉडी वेसिकल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स वो चीजें हैं जिनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करेंगे, इनको डिस्कवर किया था, उसका नाम था डी ड्यूई।
DUVE। और इनको हम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलिक एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। जो एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उनका पीएच जो होता है वो 5 के पीएच 5 के आसपास होता है। They are sometimes called as suicide bags of the cell. Why are called the suicide bags of the cell? The reason is that because ये सेल पूरे सेल को कभी डैमेज कर सकते हैं। लाइसोसोम्स कार्सिनोजेनस होते हैं, यानी कि जब अगर ये डिस्पर्स होते हैं, यानी कि अगर ये फट जाते हैं कभी, तो ये कार्सिनोजेनस मतलब होता है कि ये कैंसर काजिक होते हैं, तो ये कैंसर पैदा करते हैं। इसलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये सुसाइड बैग्स है। ये उसी वक्त सेल को पूरी तरह से, सेल को ही क्या, ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करते हैं। ये लाइसोसोम्स की बात हुई। अब फंक्शंस क्या है उनकी? दे डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल। कोई भी जो एक्सटर्नल कुछ ऐसा मटेरियल है जो अनवांटेड है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। दे रिमूव वन आउट सेल्स। और ये जो कुछ सेल्स जो है जिनमें किसी भी तरह की कोई डैमेज होंगी उनको भी ये रिमूव करती है। दे एक्ट एज अ सुसाइड बैग्स। दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल्स इफ इट गेट्स डैमेज्ड। देखो, जैसे कि हमने कहा वन सेल्स को ये बाहर निकालती है, रिमूव करती है, तो ये कुछ सेल्स को जो डैमेज हुई होंगी उनको खा भी सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डिफरेंस क्या है एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल की। जैसे मैं कल से बता ही रहा था कि क्या क्या डिफरेंस है। पहली डिफरेंस ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो सेल वाल है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल सेल है सेल वाल इनमें एब्सेंट होता है। और प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। और वैक्यूलस जो है, वैक्यूलस बिग और परमानेंट होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये वैक्यूलस या तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो टेम्परेरी होते हैं या स्मॉल साइज के होते हैं। ये एनिमल सेल की बात है। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास है एक छोटा सा क्वेश्चन है। राइट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। गोल्गी बॉडीज की क्या है? पैकेजिंग, डिस्पैचेस द सेलुलर सेक्शंस। राइबोसोम्स क्या है? ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके साथ ये जो हमारा सेल का जो चैप्टर था ये खत्म हुआ। और अगर इसमें से कोई भी कहीं भी कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं, तो हम उसको क्लियर करेंगे। और एक बात यहाँ पर ये है कि जो आपका जो पेपर आएगा वो आपको आएगा इन्हीं क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपको घर पर करना है, इसलिए उनमें से वो क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल से होंगे, थोड़ा डिटेल्ड होंगे, क्योंकि वो आपको घर पर करना है। अगर ऐसे ही देंगे तो आप कॉपी कर भी सकते हो, लेकिन वो इस तरह के होंगे कि वो आपको उसके लिए नॉलेज होनी जरूरी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तब आप उसको कर सकते हैं। ओके, सो अगर किसी को कोई भी शक है या कहीं पर कोई डाउट है तो मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा। सर, हाँ बोलो। सर डीएनए और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस क्या है? देखो, डीएनए और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है। हमारे पास एक, मान के चलो हमारे पास एक क्रोमोसोम है, वेट आई विल शो यू। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है? यस सर। ओके, तो क्रोमोसोम का क्या काम होता है? क्रोमोसोम में होता है पैकिंग। जो डीएनए है उनकी पैकिंग होती है। जब डीएनए पैक होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? जब ये पैक होते हैं डीएनए, ठीक, जब ये पैक होते हैं तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी कि डीएनए पैक होके बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक? यस सर। समझ आ गया? जब डीएनए पैक होते हैं तो वो बन जाते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। मान के चलो हमारे पास ये एक डीएनए था, एक और हो गया यहाँ पर, एक और आ गया यहाँ पर, एक और आ गया यहाँ पर, तो जब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर हम उसको डीएनए उस चीज को हम क्या कहेंगे? उस चीज को हम कहेंगे कि अब ये क्या है? ये अब बन गया है क्या? क्रोमोसोम। और कोई डाउट है भाई? यस सर। सर क्या हर एक प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? देखो, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट जो भी फूड बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन अब मसला ये है कि क्लोरोफिल के बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है
और भी बहुत सारी किस्में हैं, जनरली ये 2 है। तो मुख्तलिफ प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होते हैं ऑलमोस्ट सब में, ठीक है। सर मोस्टली हम कहते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्या ये राइट है कि वो ग्रीन कलर का ही नहीं होता है? नहीं नहीं, हमेशा ये ग्रीन कलर का नहीं हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ही होगा, तो लेकिन सर आपने अभी कहा कि क्लोरोफिल जो वो ग्रीन कलर का ही होता है, हाँ, ग्रीन कलर। देखो हम जनरली पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी तो उसमें ग्रीन कलर का ही है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है वो लोअर लेवल का है। जब हम हायर ओके सर। प्लांट्स की तरफ जाएंगे, हायर कंसेप्ट्स में जाएंगे, तब ये सब में इसी कलर का नहीं होता है, सब में ग्रीन ही नहीं होता है। कुछ ओके सर। प्लांट्स, कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल कुछ ऐसे भी पिगमेंट्स है जो इसका काम करते हैं, क्लोरोफिल का काम करते हैं, ठीक है। ओके सर। क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आयन जो प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं कुछ मॉलिक्यूल जो एक क्लोरोफिल बनाता है। तो उसके हिसाब से, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, उस बनावट के हिसाब से क्लोरोफिल कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस प्लांट में कैसे होता है। ओके, ओके सो इट इज हायर कंसेप्ट। ओके, और कोई शक है तो फिलहाल आपके लिए जिस लेवल पर आपको, आप ये याद रखो कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बाकी आपको आगे समझ आएगा कि बाकी प्लांट्स में किस तरह का होता है। क्लियर? ओके सर। ओके सर।